ओके, स्क्रीन नजर आ रही है सारों को? कैन एनीबॉडी कंफर्म आपको स्लाइड Yes, sir. नजर आ रही है? Yes, sir. अच्छा, जो लास्ट लेक्चर था उसके अंदर हम देख रहे थे कि एक तो हमने Yes, sir. फटीग फाइन किया कि फटीग क्या होती है। फटीग ऐसी लोडिंग कंडीशन है जिसके अंदर लोड कॉन्स्टेंटली वेरी कर रहा है। अब ये जो वेरिएशन हो रही है, दिस कैन बी दिस वेरिएशन कैन बी रैंडम। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी कि इफ़ यू आर ड्राइविंग अ कार एंड यू मेजर द स्ट्रेसेस ऑन द शॉक एब्जॉर्बर ऑफ द कार, so this is going to be a random load। कभी ज़्यादा, डिपेंडिंग ऑन द रोड कंडीशन, डिपेंडिंग आप किधर जा रहे हैं, ठीक है। अगर आप लाहौर से इस्लामाबाद के दरमियान मोटरवे पे सफ़र कर रहे हैं तो उसके ऊपर बिल्कुल डिफरेंट किस्म की स्ट्रेसेस आएंगी। और अगर आप जो है वो कंट्री साइड की तरफ जा रहे हैं, तो ग्रेवल रोड्स पे जा रहे हैं, तो देयर विल बी इंटायरली डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रेसेस, एंड दो स्ट्रेसेस वुड बी वेरिएबल एंड somewhat random. They can be predicted, but they are not cyclic in nature. They are not repeating after equal intervals of time. Then there is cyclic loading, ठीक है। और जो है अगर आप देखें तो random loading can be anything like this, okay, whereas cyclic loading is something which is following a set pattern. Now, in chapter number 6, we are going to deal with cyclic loading. Number 1, पहली चीज ये, हम रैंडम लोडिंग के अगेंस्ट फेलियर को प्रिडिक्ट नहीं करेंगे, साइक्लिक लोडिंग के अगेंस्ट करेंगे। That doesn't mean that you cannot do this with random loading. There are many theories, many mathematical models which deal with random loading conditions. It's just that we are not going to cover them क्योंकि cyclic loading इसको पहले आपने स्टडी करना है। इसी के अंदर जो आप थ्योरीज बनाएंगे वही एक्चुअली रैंडम लोडिंग पे भी यूटिलाइज होती हैं, बट ड्यू टू एक कोर्स है और 3 क्रेडिट आवर्स का, और उसमें इतनी गुंजाइश नहीं होती कि सारी चीज़ें कवर की जा सके। अच्छा, साइक्लिक लोडिंग हम क्यों कवर कर रहे हैं? क्योंकि जो रोटेटिंग मशीन पार्ट्स होते हैं नॉर्मली दे आर अंडरगोइंग साइक्लिक लोड्स। अब साइक्लिक लोड, एक तो ये हो गया कि हम जी साइक्लिक लोड पढ़ेंगे। अब कौन सा साइक्लिक लोड पढ़ेंगे? तो साइक्लिक लोड दो किस्म के, या एक जो है इसको कहते हैं कंप्लीटली रिवर्स्ड, या कल जिसको हमने पढ़ा था अल्टरनेटिंग लोड के नाम से, जिसमें देयर इज अ सिग्मा मैक्स, देयर इज अ सिग्मा मिन एंड सिग्मा एवरेज इज 0, ठीक है, 0 के अबाउट ऑसिलेट कर रहा है। तो जो मेथड मैं आपको बता रहा था कल, स्ट्रेस लाइफ मेथड, जिसके अंदर हम एसन कर्व बनाते हैं, दैट इज बेस्ड ऑन दिस टाइप ऑफ लोडिंग, ये अल्टरनेटिंग या कंप्लीटली रिवर्स्ड लोड जो होता है। इसके अलावा यू कैन हैव समथिंग लाइक दिस एज वेल, जिसमें के एवरेज वैल्यू नॉन जीरो है, सिग्मा मिन भी नॉन जीरो है, सिग्मा मैक्स भी नॉन जीरो है। इस किस्म के लोड के लिए हम स्ट्रेस लाइफ मेथड से ही को बेस बना के नए मॉडल्स बनाएंगे, लेकिन इस मेथड को, ये जनरलाइज्ड फॉर्म ऑफ साइक्लिक लोडिंग है, इसको इसकी ये जो अप्लाई हो रही हो, तो फिर आप फटीग को किस तरीके से प्रिडिक्ट करते हैं या फटीग फेलियर के खिलाफ किस तरीके से डिज़ाइनिंग करते हैं अपने मटेरियल्स की, वो हम इस चैप्टर में सीखेंगे। सो ये आपके पास बेसिकली किधर गए हैं, ये आपकी कंप्लीटली रिवर्स्ड स्ट्रेस है, और ये जो मैं कंबाइंड स्टेडी या साइक्लिक स्ट्रेस की बात कर रहा हूँ, ये जनरल फॉर्म में ये इधर मौजूद है। इसके अलावा हमने 3 स्टेजेस ऑफ स्ट्रेस भी देखी थी। देयर आर 3 स्टेजेस ऑफ स्ट्रेस, फटीग स्ट्रेस या फटीग फेलियर। फर्स्ट स्टेज ऑफ फटीग फेलियर इज क्रैक इनिशिएशन, और वो हमने पढ़ा था कि किस वजह से होती है जी, स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन जिस रीजन में होती है वहाँ ऑल दो नॉमिनल स्ट्रेस यील्ड स्ट्रेंथ से कम होती है, बट इन द एरिया ऑफ रीजन ऑफ स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन द लोकली
द यील्ड स्ट्रेंथ इज ब्रीच्ड, जो आपकी स्ट्रेस है वो यील्ड स्ट्रेंथ से आगे चली जाती है और प्लास्टिक डिफॉर्मेशन लोकल जगह पे, थोड़ी सी जगह पे हो जाती है। और चूंकि ये अब साइक्लिक नेचर में है लोड, तो अब बार बार वो लोड रिमूव हो रहा है और फिर जब लोड पड़ रहा है थोड़ी सी और प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हो रही है, फिर प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हो रही है। तो इस तरह करते करते माइक्रो क्रैक्स जो हैं वो प्रोड्यूस हो जाते हैं, और वो माइक्रो क्रैक्स फिर अगली स्टेज में मैक्रो क्रैक्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, स्टेज 2 में, विच इज़ नोन एज क्रैक प्रोपिगेशन स्टेज। ठीक है, अब उसमें प्रोपिगेट कर रहा है क्रैक, और आखिर में जो सडन फेलियर होता है वो स्टेज 3 है फटीग फेलियर की। फटीग फेलियर मैंने आपको बताया था कि इट इज़ जस्ट लाइक अ ब्रिटल फेलियर, वो ब्रिटल तरीके से फेल होता है मटेरियल, यानी सडन कैटास्ट्रॉफिक फेलियर विदाउट गिविंग एनी विजुअल इंडिकेशन। डक्टाइल फेलियर के अंदर तो आपका मटेरियल जब फ्रैक्चर होता है उससे पहले प्लास्टिक डिफॉर्मेशन नज़र आना शुरू हो जाती है, लेकिन ब्रिटल फेलियर के अंदर कोई प्लास्टिक डिफॉर्मेशन नज़र नहीं आती, इस वजह से ये सडनली अकर हो जाता है, आपको वार्निंग साइंस नहीं देता। फिर तीसरी चीज़ जो हमने कवर की थी कल, दैट वाज कि अनलाइक स्टैटिक लोडिंग, फेलियर ड्यू टू स्टैटिक लोडिंग, failure due to fatigue loading is not a scientifically 100% known phenomenon. We know certain aspects of it, scientifically proven, but complete जो process है वो scientifically known नहीं है। तो we must combine our knowledge with our engineering techniques to come up with solutions. Solution क्या है कि हम किस तरीके से अपने मटेरियल को सेफ बना सकते हैं, किस तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं मशीन पार्ट्स को कि वो सेफ रहें अंडर फटीग लोडिंग। ठीक है जी, ये कुछ मोटी मोटी बातें कवर की थी। उसके बाद हमने कहा था जी तीन मेथड्स हैं। वन इज स्ट्रेस लाइफ मेथड। ये किस चीज़ के मेथड है? ये किसी भी बॉडी को जो कि फटीग के अंदर है उसकी लाइफ को प्रिडिक्ट करने के तीन मेथड्स हैं। वन इज स्ट्रेस लाइफ मेथड, द अदर इज स्ट्रेन लाइफ मेथड, एंड द थर्ड वन इज लीनियर इलास्टिक फ्रैक्चर मैकेनिक्स मेथड। लीनियर इलास्टिक फ्रैक्चर मैकेनिक्स मेथड। और फर्स्ट जो मेथड है स्ट्रेस लाइफ मेथड, हम तकरीबन पूरे चैप्टर में यही मेथड यूज कर रहे होंगे, बट दिस मेथड इज एक तो ये कि ये मेथड क्या है, दिस इज अ रिलेशनशिप बिटवीन स्ट्रेस एंड नंबर ऑफ साइकिल्स। ठीक है, स्ट्रेन लाइफ मेथड के अंदर रिलेशनशिप इज बिटवीन स्ट्रेन एंड नंबर ऑफ साइकिल्स। लीनियर इलास्टिक फ्रैक्चर मैकेनिक्स मेथड में we assume that a crack is already present and the relationship is between length of crack, let's call it as A, length of crack, and stress intensity. ठीक है, और ये जो लेंथ ऑफ क्रैक है ये जब किसी थ्रेशोल्ड वैल्यू को पहुंच जाती है तो हम कहते हैं जिसके बाद फेलियर अकर हो जाएगा। सो ये तीन मेथड्स हैं। इक्वेशंस का जहां तक इनकी ताल्लुक है वो आज हम देखेंगे। पहले मैं इन दो मेथड्स की इक्वेशंस आपको बता दूंगा किस तरीके से निकलती हैं और उनको देख लेंगे। और ये जो स्ट्रेस लाइफ मेथड है इसकी इक्वेशन हम आखिर में करेंगे, क्योंकि इसकी इक्वेशन से हमने आगे फर्दर बिल्ड अप भी करना है। अभी जो हम बात कर रहे हैं वो कम्प्लीटली रिवर्स स्ट्रेस की है। उसके बाद हम जनरलाइज्ड साइक्लिक स्ट्रेस की भी इक्वेशंस जो बनाएंगे उसमें भी स्ट्रेस लाइफ मेथड ने यूज होना है। सो ये चैप्टर के आखिर तक चलना है, इसको मैं तीसरे नंबर पे इसकी इक्वेशंस को देखूंगा। लेकिन उस इंट्रोडक्शन पहले हम स्ट्रेस लाइफ मेथड का कर रहे थे लास्ट लेक्चर के अंदर। स्ट्रेस लाइफ मेथड जो है वो क्या है? जैसे मैंने बताया, दिस इज अ रिलेशनशिप बिटवीन स्ट्रेस एंड नंबर ऑफ साइकिल्स। इट इज द easiest of all the methods to apply, और इसका डाटा भी वाइडली अवेलेबल है। जब मैं कह रहा हूं कि इसका डाटा वाइडली अवेलेबल है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब बहुत सारे मटेरियल्स का स्ट्रेस और नंबर ऑफ साइकिल्स का आपस में जो ग्राफ बनता है, जो रिलेशनशिप बनता है,
एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट करके उसको पब्लिश कर दिया गया। दैट डेटा इज रेडीली अवेलेबल टू यू। फॉर एग्जाम्पल कोई कहता है मैंने 1020 स्टील यूज कर लिया, ठीक है, कोल्ड ड्रॉन स्टील यूज कर लिया। यू कैन जस्ट गो ओवर इंटरनेट, गूगल करें 1020 कोल्ड ड्रॉन स्टील SN कर्व, आपके सामने कर्व आ जाएगा, ठीक है। अब उस SN कर्व के अंदर क्या चीज होती है, वो कैसे फाइंड आउट करते हैं? सबसे पहले तो आप ये जो SN कर्व होता है, SN कर्व जिसको स्ट्रेस लाइफ ग्राफ भी कह सकते हैं, that has logarithmic scales on both axes, ठीक है, log of number of cycles and log of stress। log का क्या मतलब है, इधर 10 raised power 0 से शुरू हो रहा है, 10 raised power 1, 10 raised power 2, 10 raised power 3, 10 raised power 4, 10 raised power 5, 10 raised power 6, ठीक है, इस तरीके से। अच्छा, इसी तरह लॉगरिथमिक स्केल इधर भी है। अब एक बात तो ये याद रखिए कि स्ट्रेस लाइफ मेथड जो हम देख रहे हैं, इट इज नॉट एन एक्यूरेट मेथड फॉर, क्या मैंने बताया था किसके लिए एक्यूरेट नहीं है? लो साइकिल फटीग के लिए। यानी जब नंबर ऑफ साइकिल्स टू फेलियर आर लेस देन 10 raised power 3, then this is not a good method, not accurate, and it is fine or adequate for high cycle fatigue। high cycle fatigue किसे कहते हैं जी? high cycle fatigue is something when number of cycles are greater than 10 raised power 3। ये है number of cycles to failure, ठीक है। अब ये साइकिल्स कौन से हैं? ये साइकिल्स जी, आपने ये एक सैंपल लिया, ठीक है, इस डायमेंशन का सैंपल लिया, दिस इज अ टेस्ट स्पेसिमेन, ठीक है। इसको इन्हीं डायमेंशंस के मुताबिक तैयार किया आपने, इसको पॉलिश किया, जैसे जो जो ASTM यानी अमेरिकन स्टैंडर्ड ऑफ टेस्टिंग मटेरियल्स के अंदर जो जो इसकी प्रिपरेशन का तरीका लिखा है उसको फॉलो किया। उसके बाद इसको RR मूर रोटेटिंग बीम मशीन के अंदर रख दिया, ठीक है। वो ये मशीन है, ये सैंपल लगा हुआ है इधर, ये सैंपल है। इसकी एक तरफ मोटर लगी हुई है इस मशीन में, एक तरफ काउंटर है और एक तरफ वेट है। वेट हैंग कर रहा है, यानी ये इसको बेंडिंग बेंडिंग दे रहा है, ये बेंडिंग वेट कह लें या इसको बेंडिंग लोड है बेसिकली, ठीक है। अब ये बेंडिंग लोड है, बेंडिंग लोड की वजह से इसके ऊपर एक स्ट्रेस लग रही है MC/I। मैक्सिमम स्ट्रेस हम देख लेते हैं, यानी आप इस सैंपल की सरफेस के ऊपर स्ट्रेस को देख रहे हैं, विच इज सिग्मा इज इक्वल टू MC/I। ये जो फोर्स लग रही है नीचे की तरफ, इसकी वजह से जो सिग्मा मैक्स प्रोड्यूस हो रहा है, इसको आपने रिकॉर्ड कर लेना कि कितना लोड लग रहा है। उसके बाद आपने इस मशीन को चला देना, ठीक है। इस मशीन को जब आपने चलाया, रोटेशन दी, रोटेशन देने से क्या होता है, बिकॉज दिस इज अ बेंडिंग लोड, तो आपका सैंपल इस तरह की शेप में चला जाएगा, ठीक है। जस्ट दिस इज अ बिट एग्जेजरेटेड, बट ये इस तरह की शेप में जाने का मतलब है कि जो टॉप सरफेस के ऊपर इसका फाइबर है मटेरियल का, दिस इज अंडर टेंशन, एंड आफ्टर हाफ आ रोटेशन व्हेन इट कम्स, जो ये नीचे की तरफ आ जाता है बिलो, तो ये कंप्रेशन में चला जाता है। सो टेंशन कंप्रेशन, टेंशन कंप्रेशन, ये आपके पास साइकिल लगना शुरू हो जाता है, जिसका मतलब है कि बेसिकली इसका क्या मतलब है कि आप किस किस्म की स्ट्रेस प्रोड्यूस कर रहे हैं? आप ये वाली जीरो के अबाउट, कंप्लीटली रिवर्स स्ट्रेस। ये टेंशन है और ये इस साइड पे कंप्रेशन है, ठीक है। तो आप टेंशन और कंप्रेशन के दरमियान
इस मटेरियल को जो है फ्लक्चुएटिंग स्ट्रेस वो अप्लाई कर रहे हैं इसके ऊपर। अब इस सिग्मा के अगेंस्ट, इस सिग्मा को आप इधर कहीं देख लें जी, फॉर एग्जांपल मेरा ये सिग्मा था, और इसके अगेंस्ट जब ये रोटेट होते होते ब्रेक करेगा, फाइनली इधर से कनेक्शन टूट जाएगा, ये काउंटर रुक जाएगा, तो आप काउंटर के ऊपर रीडिंग देख लेंगे कि कितने नंबर ऑफ साइकिल्स के बाद ये फेल किया था। तो आप इधर इस एक्सिस पे आप वो नंबर ऑफ साइकिल्स देख लेंगे। फॉर एग्जांपल ये जो मैंने लोड लगाया इस पे 10⁴ पे इसने ब्रेक किया था, यानी 10,000 साइकिल्स पे, तो ये आपका पॉइंट बन जाएगा। ठीक है, ये आपका एक पॉइंट बन गया कर्व के ऊपर। अच्छा, कितना लोड मैं लगाऊं तो ये मटेरियल पहले साइकिल में टूट जाएगा? दैट वुड बी इक्वल टू अल्टीमेट स्ट्रेंथ। ठीक है, अल्टीमेट स्ट्रेंथ के इक्वल मैं लोड लगाऊं तो ये पहले साइकिल में टूट जाएगा। सो माई ग्राफ ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम SUT एंड 10⁻0, दिस पॉइंट 10⁻0 इज 1। और इस तरह करते करते मैं डजन्स ऑफ एक्सपेरिमेंट्स करूंगा, तो ये मेरे पास एक ग्राफ इस सूरत में बन जाएगा, और जब मैं एक्सपेरिमेंटल डाटा को आपस में ज्वाइन करूंगा। ठीक है, अब इसके अंदर दो तीन बातें। दिस इज अ टिपिकल ग्राफ फॉर आयरन बेस्ड एलॉयज। आयरन बेस्ड एलॉयज के अंदर क्या होता है जी? सर ये SN कर्व जो है सर, ये ज्योमेट्री पे डिपेंड करता है? देखो, मुझे ये बताओ कि क्या स्ट्रेस ज्योमेट्री पे डिपेंड करती है? यस सर। सर तो जब क्वेश्चन ये ना हाँ, कि अगर आप कह रहे आयरन बेस्ड जितने भी हम रॉड लेंगे वगैरह, उनका SN कर्व ये बनेगा ना सर, तो फिर उनके नहीं, लिए आई मीन अलग अलग शेप इस तरह की होगी, शेप इस तरह की होगी, वैल्यूज ऊपर नीचे हो सकती है। शेप मतलब सेम ही रहेगा सबके लिए? शेप तो ऐसा ही है। मैं देखो, हमेशा चाहे जो भी मटेरियल हो, जैसे जैसे आप स्ट्रेस को कम करेंगे नंबर ऑफ साइकिल्स बढ़ेंगे। एग्रीड? एग्री करते हो आप इस बात से? यस सर। अच्छा, मैं जिस शेप की बात कर रहा हूँ वो एक्चुअली इधर 10⁻6 और 10⁻7 के बाद ये जो हॉरिजॉन्टल हो गया, मैं सिर्फ इसकी बात कर रहा हूँ। जब मैं कह रहा हूँ ना कि आयरन बेस्ड एलॉयज की शेप ऐसी होगी, तो बेसिकली ये जो 10⁻6 के बाद लाइन हॉरिजॉन्टल हो गई है, दिस इज अ स्पेसिफिक फीचर ऑफ आयरन बेस्ड एलॉयज, स्पेसिफिक प्रॉपर्टी ऑफ आयरन बेस्ड एलॉयज। और इसकी सिग्निफिकेंस क्या है कि हॉरिजॉन्टल लाइन होने का मतलब है कि ये जहां पे लाइन सीधी हुई है, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो स्ट्रेस की वैल्यू है, इसके नीचे अगर मैं स्ट्रेस लगाऊंगा तो ये कभी भी फेल नहीं होगा, इनफाइनाइट लाइफ हो जाएगी, क्योंकि अप्लाइड स्ट्रेस को कभी भी SN कर्व रीच नहीं करेगा। बेसिकली आपका फेलियर कब अकर हो रहा है? अगर आपने 10⁻3 साइकिल्स के लिए किसी चीज को डिजाइन करना है और आप स्ट्रेस इतनी लगा देते हैं, यानी इस लाइन से ऊपर चले जाते हैं, तो 10⁻3 साइकिल्स नहीं निकालेगी, बल्कि वो बॉडी जो है वो आपकी इसके मुताबिक 10⁻1 के अबाउट साइकिल्स जो है वो बेयर कर सकती है या सपोर्ट कर सकती है। समझ रहे हैं? तो यस सर। लेकिन जब ये लाइन हॉरिजॉन्टल हो जाती है, तब आप इससे नीचे अगर कोई स्ट्रेस लगाएंगे तो वो कभी भी इस लाइन से ऊपर नहीं जा सकती। इसका मतलब है कि बॉडी की लाइफ इनफाइनाइट हो गई है। तो ये जो स्ट्रेस है जिसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये लाइन स्ट्रेट हो जाती है, दिस इज नोन एज एंड्योरेंस लिमिट, SE। दिस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ आयरन बेस्ड एलॉयज ओनली। ठीक है, जो बाकी हैं मसलन एल्यूमिनियम के, कॉपर के, बाकी सारे एलॉयज, उनके अगर हम ग्राफ बनाएं तो वो कंटिन्यूअसली नीचे जाते हैं। ठीक है, वो कभी भी स्ट्रेट नहीं होते। सो दे दे ये जो आयरन के अलावा बाकी मटेरियल्स के, बाकी मेटल्स के एलॉयज हैं, उनके अंदर एंड्योरेंस लिमिट नहीं होती।
फिर हम उनकी स्ट्रेस फटीग की प्रॉपर्टीज को आपस में कंपेयर करने के लिए एक क्वांटिटी डिफाइन करते हैं विच इज नोन एज फटीग स्ट्रेंथ. एंड फटीग स्ट्रेंथ इज द वैल्यू ऑफ स्ट्रेस corresponding to 5 into 10 raised to the power 8 cycles. जो भी 5 into 10 raised power 8 cycles के corresponding value आएगी स्ट्रेस की फॉर नॉन आयरन बेस्ड एलॉयज, उसको हम फटीग स्ट्रेंथ SF कह देते हैं. ठीक है. अब आपने दो मटेरियल्स को कंपेयर करना है, किसकी फटीग में प्रॉपर्टीज बेहतर है, तो आप उनकी फटीग स्ट्रेंथ को कंपेयर कर लें. जब आपने कहा जी मैं फटीग स्ट्रेंथ को कंपेयर कर रहा हूँ, यू ऑटोमेटिकली नो के इट मींस के 5 into 10 raised power 8 साइकिल्स के ऊपर फेलियर किस स्ट्रेस पे अकर करेगा, उन वैल्यूज को मैं कंपेयर कर रहा हूँ. ठीक है. तो दिस इज एन आयरन बेस्ड, ये जो है आपका UNS G41300 स्टील, ये उसका एक्सपेरिमेंटल डाटा है. और आप देख रहे हैं कि 10⁻⁶ पे जाके ये 50 kpsi के ऊपर ये इसकी एंड्योरेंस लिमिट, इसको एंड्योरेंस लिमिट भी कहते हैं और फटीग लिमिट भी कहते हैं, सेम चीज है. ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना. और अगर आप बात करें मसलन ये एल्यूमिनियम के अलॉयज हैं, तो ये जो है पॉइंट, ये 5 into 10 raised power 8 साइकिल्स हैं, और इसके ऊपर जो भी वैल्यूज आ रही हैं आपकी, तो ये जो मटेरियल है जिसकी ये बॉटम पे लाइन है, इसके लिए फटीग स्ट्रेंथ इज 7 kpsi. ये वाला जो मटेरियल है इसके लिए फटीग स्ट्रेंथ इज this, so like 22 kpsi maybe. So you know that under fatigue this material performs better than this material, क्योंकि आपने दोनों की fatigue strengths को कंपेयर कर लिया. ठीक है. अच्छा, हाँ सर, ये 22 वाली बात दोबारा बताइएगा. ये जो रॉट एल्यूमिनियम की ये जो अपर लाइन है, ये किसी एक मटेरियल की है ना, ये पूरी रेंज है. रॉट एल्यूमिनियम्स के मुख्तलिफ एलॉयज होंगे ना, मुख्तलिफ कंपोजिशंस के साथ. ये जो टॉप लाइन है, अगर मैं कहूँ जी इसकी फटीग स्ट्रेंथ कितनी है, तो मैं ये देखें 5 into 10 raised power 8 के कॉरेस्पॉन्डिंग मैंने देखा कि इधर क्या वैल्यू है स्ट्रेस की, तो दिस इज अराउंड 22. ठीक है, समझ आ रही? जी सर, ठीक हो गया. अच्छा चलो. सो सॉरी, एक मिनट. अच्छा, सो जो है ये थोड़ा सा रिकैप था कल तक के लेक्चर का. आगे जैसे आपको मैंने पहले बताया कि स्ट्रेस लाइफ मेथड इज नॉट अ गुड मेथड टू अप्लाई फॉर मटेरियल्स विच आर फेलिंग बिफोर 1000 साइकिल्स. यानी अगर आपने स्ट्रेस इतनी ज़्यादा लगा दी है कि आप 1000 साइकिल से पहले पहले फेल कर रहे हैं, तो इस रीजन के अंदर ये लो साइकिल फटीग कहलाएगी. दिस इज नॉट अ गुड मेथड. हाई साइकिल फटीग के अंदर दिस में बी ओके. ठीक है, स्ट्रेस लाइफ मेथड. और जो है इसकी सबसे अच्छी बात है कि आपको इनफाइनाइट लाइफ के लिए भी एक स्ट्रेस की वैल्यू दे देती है. एंड दैट इज एग्जैक्टली वाई कि आपका स्टील जो है दैट इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मटेरियल इन मेकिंग मशीनरी पार्ट्स. कि आपको पता है कि अगर मैं इस एंड्योरेंस लिमिट वाले लेवल से कम स्ट्रेस मैंने लगाई तो मेरी लाइफ इनफाइनाइट हो जाएगी. ठीक है. अच्छा, अब
एक जिस तरह लास्ट चैप्टर के अंदर हमने डिस्कस किया था कि मटेरियल जो आपका फेलियर के अगेंस्ट आपने प्रिडिक्शन करनी है कि फेलियर कब अकर होगा और मैं उससे यानी ऐसा डिज़ाइन करूं कि वो कभी उस स्टेज पे ना पहुंच सकूं जिधर फेलियर अकर होगा। बस 2-3 ऑप्शंस हैं, हमने स्टैटिक लोडिंग के अंदर डिस्कस किया था। एक ये ऑप्शन थी कि आपके पास बहुत ज़्यादा बजट है या आपने पार्ट्स जो बनाने हैं वो इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में बनाने हैं कि अगर मैं उनके टेस्टिंग प्रोग्राम के ऊपर पहले कुछ ज़्यादा अगर डिमांडिंग टेस्टिंग स्कीम बनाऊं तो उसकी कॉस्ट भी कवर हो जाएगी क्योंकि आपके पीसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो उस केस में आपने जिस मटेरियल को टेस्ट करना है या जिस मटेरियल को डिज़ाइन करना है एग्जैक्टली उसी मटेरियल को टेस्ट करेंगे और एग्जैक्टली उन्हीं कंडीशंस में टेस्ट करेंगे जिसमें मटेरियल्स ने एक्चुअली परफॉर्म करना है। तो अगर हाई टेम्परेचर में परफॉर्म करना है तो आप लैब के अंदर जो टेंसाइल टेस्टिंग करते हैं वो भी हाई टेम्परेचर पे करेंगे। अगर मल्टीपल डायरेक्शंस के अंदर स्ट्रेसेस लगनी है, मल्टीपल टाइप्स की स्ट्रेसेस लगनी है तो आप टेस्टिंग के अंदर भी वैसी ही एक्चुअल स्ट्रेसेस को रेप्लिकेट करेंगे या रिप्रोड्यूस करेंगे। तो फिर आपके टेस्ट के रिजल्ट बहुत ज़्यादा रिलायबल होते हैं। ठीक है, फिर आपको किसी ये थ्योरीज जो आपने पढ़ी हैं मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस थ्योरी और डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी, आपको इनकी फिर ज़रूरत नहीं रहती। आप सिंपली टेस्ट करके देख लेते हैं कि किस वैल्यू के ऊपर ये फेल करेगा, स्ट्रेस की किस वैल्यू के ऊपर फेल करेगा। फटीग के अंदर भी अच्छा, लेकिन तीसरी उसकी क्या थी, तीसरा केस क्या था, वो ये था कि अगर आपके पास टाइम भी कम है, रिसोर्सेज भी नहीं है, लेकिन आपने डिज़ाइन भी करना है, तो आपके पास जो सिंपल टेंसाइल टेस्ट के रिजल्ट्स थे जिससे आपको यील्ड स्ट्रेंथ और अल्टीमेट स्ट्रेंथ पता चलती है और ऑलरेडी आपको वो गिवन होती है, डेटा ये अवेलेबल होता है, आप उस पर रिलाई करते हैं और फिर जो है वो ये जो मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस थ्योरी, डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी, डक्टाइल कूलम मोहर थ्योरी, इस किस्म की थ्योरीज लगा के आप फेलियर को प्रिडिक्ट करते हैं। फटीग के अंदर भी बिल्कुल इसी तरह, अगर आप वाकई चाहते हैं कि जी मेरा पार्ट 100% रिलायबल हो, कोई उसके अंदर जो है वो फेलियर की गुंजाइश ही ना मैं छोड़ूं, तो आप क्या कर सकते हैं कि देखें ये जो आर मूर टेस्ट हमने पीछे किया जिससे एसएन कर्व बनाया, इसके अंदर बहुत सारी लिमिटेशंस हैं। नंबर 1, ये कंप्लीटली रिवर्स लोड पे है। व्हाट इफ द फटीग लोड दैट यू आर गोइंग टू एक्सपीरियंस इज नॉट 100% ये कंप्लीटली रिवर्स्ड, ठीक है। व्हाट इफ इट इज लाइक दिस, तो फिर ये दोनों कंडीशंस इनमें डिफरेंस है। फिर आपका जो मटेरियल है उसकी एक स्पेसिफिक ज्योमेट्री है, जबकि आपका सैंपल की एक स्पेसिफिक ज्योमेट्री है, मटेरियल की वैसी ज्योमेट्री नहीं होगी। जो सैंपल है उसकी स्पेसिफिक हीट ट्रीटमेंट हुई है, हो सकता है आपके एक्चुअल जो आपने सैंपल यूज करना है उसके अंदर हीट ट्रीटमेंट डिफरेंट हो। आपका जो लैब का स्पेसिमेन है उसकी पॉलिशिंग हुई है एक डायरेक्शन में, एक्सियल डायरेक्शन में उसको पॉलिश किया जाता है ताकि कोई क्रैक ना आए, कोई स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन का रीजन ना आए। हो सकता है आपका डिफरेंट तरीके से सरफेस फिनिश किया गया हो जो आपका एक्चुअल सैंपल है। सो देयर मे बी डिफरेंसेस। तो बेस्ट मेथड वुड बी कि आप लैब के अंदर जब फटीग टेस्ट करें तो लोडिंग की, मटेरियल प्रेपरेशन की, टाइप्स ऑफ लोड्स की एग्जैक्टली वही कॉन्फ़िगरेशंस रखें जो कि आपकी एक्चुअल प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के अंदर होंगी। फिर तो आपके रिजल्ट बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, बहुत ज़बरदस्त एसएन लाइफ कर्व बनेगा आपका। आपको एग्जैक्टली पता होगा कि मेरा किस टाइम पे फेलियर अकर हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, आप अगर इतनी इलेबोरेट टेस्टिंग स्कीम डेवलप नहीं कर सकते, सो व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू रिलाई ऑन दिस एसएन लाइफ कर्व जो कि आर मूर जो मशीन है उसके ऊपर बना है, और इसमें से इंड्योरेंस स्ट्रेंथ वगैरह या फटीग स्ट्रेंथ जो आपको मिलती है इसे ही यूज करके, इसे ही यूटिलाइज करके आप कोई थ्योरीज फॉर्म करें जो कि जनरलाइज्ड किस्म की सिचुएशंस में, कंडीशंस में भी बेहतर परफॉर्म कर ले, आपको एक रीजनेबल गुड रिलायबिलिटी दे दे। ठीक है जी, ये बात समझ में आ गई है?
ओके, सो तो ये आपका स्ट्रेस लाइफ मेथड है बेसिकली। इसकी इक्वेशन क्या है? इसमें ये जो आपके पास कर्व बनता है, इसकी बेसिकली अगर आप इक्वेशन बना लें स्ट्रेस और नंबर ऑफ साइकिल्स के दरमियान, एक जनरलाइज्ड इक्वेशन किसी मटेरियल के लिए बना लें जिसमें कुछ मटेरियल कांस्टेंट भी होंगे, तो फिर आपको अगर स्ट्रेस पता हो तो नंबर ऑफ साइकिल्स निकाल सकेंगे, नंबर ऑफ साइकिल्स पता हो तो स्ट्रेस निकाल सकेंगे, इफ यू कैन राइट स्ट्रेस एज अ फंक्शन ऑफ नंबर ऑफ साइकिल्स। सो दिस वी विल डू, लेकिन मैंने जैसे पहले आपको बताया था कि स्ट्रेस लाइफ मेथड हम तीसरे नंबर पे इसकी इक्वेशंस बनाएंगे, क्योंकि इसको फिर हमने आगे लेके चलना है पूरे चैप्टर में। तो अभी हम आ जाते हैं जी स्ट्रेन लाइफ मेथड पे। स्ट्रेन लाइफ मेथड जो है, मैंने जैसे आपको बताया कि it is a relationship between strain and number of cycles. It is a relationship between strain and number of cycles. अब ये कैसे बनेगा? इसके लिए देखें, मैंने आपसे पहले जिक्र किया कि आपका जब किसी मटेरियल के अंदर कोई क्रैक इस तरह जनरेट होता है, ठीक है, अब आप इसके ऊपर स्ट्रेस लगाएं और वो स्ट्रेस चेंज हो रही है, तो ये जो आपका क्रैक है, इसके अंदर जो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हो रही है, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, ठीक है, क्रैक में प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हो रही है, क्यों? क्योंकि इधर स्ट्रेस कंसंट्रेशन का रीजन है। अब उसकी वजह से मटेरियल, देयर कैन बी स्ट्रेन हार्डनिंग इन द मटेरियल। आपको ये बताई थी पहले मैंने स्ट्रेन हार्डनिंग क्या होती है, और देयर कैन बी स्ट्रेन सॉफ्टनिंग। देयर कैन बी बोथ टाइप ऑफ मटेरियल। कुछ मटेरियल्स में स्ट्रेन लगे प्लास्टिक रीजन में तो मटेरियल हार्ड हो जाते हैं और कुछ मटेरियल सॉफ्ट हो जाते हैं। जैसे मैंने आपको, मेरा ख्याल है पहले एक बार बताया भी था कि अगर आप प्लास्टिक रीजन में जाके मटेरियल को अनलोड कर दें तो वो वापस आ जाता है ना अपनी जगह पे। देयर इज अ लिटिल बिट ऑफ प्लास्टिक डिफॉर्मेशन लेफ्ट। फिर आप इसको दोबारा अगर जो है वो, सॉरी, अगर आप इसको दोबारा लोड करें तो फिर ये लीनियर रहता है उस पॉइंट तक जहां तक इसको आप पहले लेके गए थे, और इसके बाद प्लास्टिक डिफॉर्मेशन शुरू होती है। तो यू कैन सी कि आपकी यील्ड स्ट्रेंथ जो नई है, दैट इज हायर देन द प्रीवियस यील्ड स्ट्रेंथ, which means कि material is becoming harder with plastic deformation, with strain. So this is known as strain hardening. तो कई मटेरियल स्ट्रेन हार्डनिंग एग्जिबिट करते हैं, कुछ सॉफ्ट हो जाते हैं, कुछ को आप जब प्लास्टिक रेंज में लेके जाते हैं दोबारा करते हैं तो वो कमजोर हो चुके होते हैं और उनकी यील्ड स्ट्रेंथ और कम हो जाती है, ठीक है, वो इजीली डी शेप हो जाते हैं एक दफा करने के बाद। दोज आर नोन एज सॉफ्टनिंग मटेरियल्स। तो फॉर एग्जाम्पल इधर शायद कहीं लिखा हो, एनील्ड स्टील्स जो हैं, इनकी इलास्टिक लिमिट या यील्ड स्ट्रेंथ वो इंक्रीज होती है साइक्लिक लोडिंग के अंदर, और कोल्ड ड्रॉन स्टील्स जो हैं वो उनकी डिक्रीज हो रही होती है। यानी एनील्ड स्टील्स जो हैं वो स्ट्रेन हार्डनिंग एग्जिबिट करते हैं, और कोल्ड ड्रॉन स्टील्स जो हैं वो सॉफ्टनिंग का बिहेवियर एग्जिबिट करते हैं, ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल ये एक सॉफ्टनिंग मटेरियल का कर्व है, इसके अंदर स्ट्रेस 5 स्ट्रेस रिवर्सल्स हैं। आपने क्या किया जी, मटेरियल को लोड किया, ठीक है, मटेरियल के अंदर स्ट्रेस लगाई। अब ये जो प्लास्टिक रीजन में जा रही है, देखें लीनियर रीजन से प्लास्टिक रीजन में चला गया, ये किस वजह से? क्योंकि हम क्रैक के अराउंड स्ट्रेस को देख रहे हैं, और क्रैक के अराउंड देयर इज स्ट्रेस कंसंट्रेशन, तो ये प्लास्टिक रीजन में चला गया। ओवरऑल मटेरियल वाज वेल बिलो यील्ड स्ट्रेंथ, कोई मसला नहीं था। तो यहां से जो है ना, आपने लोड को रिमूव किया, क्योंकि लोड आप इस किस्म का लगा रहे हैं। तो जब आपने लोड को रिमूव किया, यहां पहुंच गए जीरो लोड पे, इधर से आप इधर पहुंच गए जीरो लोड पे, उसके बाद नेगेटिव चले गए, नेगेटिव साइड पे भी वो यील्ड स्ट्रेंथ को ब्रीच कर जाएगा इधर, फिर आप यहां पहुंच गए, ठीक है। ये फर्स्ट रिवर्सल हुआ स्ट्रेस का, ये सेकंड रिवर्सल हो गया। फिर आप
जो है इधर से इंक्रीज करना शुरू किया आपने, स्ट्रेस 0 पे गए इस पॉइंट तक, फिर इंक्रीज की हत्ता कि आप थर्ड रिवर्सल तक पहुंच गए। अब आप ये देखें कि जो थर्ड रिवर्सल है उसमें आपका मटेरियल सॉफ्ट हो गया। सॉफ्ट होने से क्या मुराद है कि उसकी यील्ड पहले आ गई थी, यील्ड पॉइंट, ठीक है। इसी तरह फोर्थ रिवर्सल में सेकंड से पहले ही वो जो है यील्ड कर जाएगा। फिर फिफ्थ रिवर्सल, इस तरह ये 5 रिवर्सल्स आपके सामने मौजूद है और ये एक तरह का हिस्टेरेसिस लूप आपका बन गया नजर आ रहा है, ठीक है। ये जो लाइन है, किसी भी लाइन की, ये सारी पैरेलल लाइंस हैं, इनकी स्लोप्स जो हैं वो आपकी यंग्स मॉडुलस के इक्वल है, ई के इक्वल है स्लोप जो। तो अब इसके अंदर दिस इज एक्चुअली जी किसी का क्वेश्चन है जी? एक्स एक्सिस के बिलो जा रहा है, इसका क्या मतलब है सर? ये जो ग्राफ जा रहा है बिलो एक्सिस के, इसका क्या? कंप्रेशन में चला गया ना, कंप्रेशन। ठीक है क्योंकि आप जो स्ट्रेस लगा रहे हैं वो साइक्लिक है ना, वो टेंशन और कंप्रेशन के दरमियान है। ये इसी तरह है जैसे मैंने एक शैफ्ट के साथ एक मोटर लगा दी थी, इसको रोटेट कर रहा हूँ, इसके ऊपर बेंडिंग लोड है, तो आपको पता है ये वाला पार्ट जो है ये पहले टेंशन में होगा, फिर इधर पहुंचेगा तो कंप्रेशन में, फिर टेंशन में, कंप्रेशन में। तो ये टेंशन कंप्रेशन के दरमियान ये इसका स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है, ठीक है। वो इस तरह बिहेव कर रहा होगा। ठीक ठीक हो गया सर। अच्छा। तो ये जो फिगर है ये जो है लैंड ग्राफ, ये एक साइंटिस्ट था, उसने पहली दफा कंस्ट्रक्ट की थी। और इस फिगर को देखते हुए फिर सोसाइटी ऑफ ऑटोमोटिव इंजीनियर्स है, यूएसए के अंदर एक सोसाइटी है ऑटोमोटिव इंजीनियर्स की, ठीक है। उसकी एक फिटीक डिजाइन एंड इवेल्युएशन स्टीयरिंग कमेटी है। उसने 1975 में एक रिपोर्ट जो है रिलीज की। उस रिपोर्ट के अंदर पूरा रिलेशनशिप मौजूद था इस स्ट्रेन का, ये जो टोटल स्ट्रेन है इसका नंबर ऑफ साइकिल्स के साथ, ठीक है। इस स्ट्रेन का नंबर ऑफ साइकिल्स के साथ रिलेशनशिप, ये टोटल स्ट्रेन है प्लास्टिक प्लस इलास्टिक। और ये जो है ये क्या है जी, ये रेंज है स्ट्रेस की। द स्ट्रेस रेंज इज डेल्टा सिग्मा and the total strain range is delta epsilon। ये बेसिकली वो ग्राफ था। यहाँ तो 1020 स्टील के लिए जो उन्होंने ड्रॉ किया है ग्राफ, ये वो मौजूद है। अब इसके अंदर ये आपको एक प्लास्टिक स्ट्रेन की लाइन नजर आ रही है और एक इलास्टिक स्ट्रेन की लाइन नजर आ रही है। ये दोनों लाइंस कैसे बनी है तो देखें, ये ग्राफ शुरू हो रहा है एक वैल्यू जैसे एप्सिलॉन प्राइम एफ कहते हैं, और ये पॉइंट शुरू हो रहा है इलास्टिक स्ट्रेन वाला कर्व जो है वो सिग्मा प्राइम एफ ओवर ई से। सो एप्सिलॉन प्राइम एफ और सिग्मा प्राइम एफ क्या चीजें हैं जी? एप्सिलॉन प्राइम एफ इज फटीग डक्टिलिटी कोएफिशिएंट, दिस इज द ट्रू स्ट्रेन। याद रखें दिस ग्राफ वाज बिटवीन ट्रू स्ट्रेस एंड ट्रू स्ट्रेन। आपको ट्रू स्ट्रेस और इंजीनियरिंग स्ट्रेस का फर्क याद होगा, मैंने मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल्स में पढ़ाया था आपको, याद है जी? सर एक दफा दोबारा बता दीजिएगा, ज़हन से निकल गया सर। यार ट्रू स्ट्रेस जो है ना, हम जो पढ़ते हैं स्ट्रेस दैट इज एफ ओवर ए, इसमें एरिया क्या होता है? एरिया इनिशियल एरिया होता है जो आपने मटेरियल का एरिया स्ट्रेस लगाने से पहले फाइंड किया होता है, मसलन पाई आर स्क्वायर, इसका एरिया फाइंड किया। तो दिस इज नोन एज इंजीनियरिंग स्ट्रेस। और ट्रू स्ट्रेस होती है फोर्स ओवर इंस्टेंटेनियस एरिया, कि जब आपने फोर्स इधर लगा दिया तो इसका एरिया कम हो रहा है साथ साथ, तो जितनी फोर्स लगा रहे हैं उतना एरिया भी साथ कम हो रहा है। तो जिस टाइम आप जोन सी फोर्स मेजर कर रहे हैं उस टाइम जो चेंज्ड एरिया है इंस्टेंटेनियसली, उस टाइम जो उसका एरिया था वो अगर उससे डिवाइड करें तो दैट इज ट्रू स्ट्रेस। इसी तरह ट्रू इंजीनियरिंग स्ट्रेस जो हम पढ़ते हैं वो होती है डेल्टा एल ओवर एल, जबकि ट्रू स्ट्रेस होती है डेल्टा एल चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय इंस्टेंटेनियस लेंथ,
क्योंकि जैसे जैसे आपकी डेल्टा एल बढ़ रही है, आपकी एक्चुअल लेंथ जो टोटल लेंथ है वो भी तो चेंज हो रही है ना। तो ट्रू स्ट्रेन में आप उस एक्चुअल लेंथ से जो इंस्टेंटेनियसली उस टाइम पे लेंथ होती है उससे डिवाइड कर रहे होते हैं। एनीवे, तो ये ट्रू स्ट्रेस और ट्रू स्ट्रेन का ग्राफ था, और इस ग्राफ के अंदर जिस स्ट्रेन की वैल्यू के ऊपर फ्रैक्चर अकर हुआ है, स्ट्रेन की जिस वैल्यू पे फ्रैक्चर अकर, ऑब्वियसली वो प्लास्टिक रीजन में होगी स्ट्रेन, क्योंकि फ्रैक्चर हो गया। तो एक नंबर ऑफ ये देखें ना, ये नंबर ऑफ साइकिल्स हैं, ये रिवर्सल्स टू फेलियर है 2n। n इज नंबर ऑफ साइकिल्स, और एक साइकिल में आपने देखा है कि एक साइकिल के अंदर अगर मैं इधर से देखूं इधर तक, तो 2 दफा रिवर्स होती है स्ट्रेस। तो 2n इज द नंबर ऑफ रिवर्सल्स, स्ट्रेस रिवर्सल्स। तो ये 2n का ग्राफ है। जब आप पहले साइकिल के अंदर ही इसको फेल कर देते हैं, जैसे हमने स्ट्रेस लाइफ मेथड में भी देखा था, ग्राफ किधर से शुरू हो रहा था, अल्टीमेट स्ट्रेंथ से। अल्टीमेट स्ट्रेंथ के इक्वल जब स्ट्रेस होती है तो आपका मटेरियल पहले साइकिल के अंदर ही फेल कर जाता है। इसी तरह इस ग्राफ में भी मैं शुरू कर रहा हूं उस स्ट्रेन की वैल्यू से जो स्ट्रेन आपको फर्स्ट साइकिल के अंदर ही फ्रैक्चर करवा दे मटेरियल को, और वो स्ट्रेन जो है एप्सिलॉन प्राइम एफ है। ये देखें लिखा है, इसको फटीग डक्टिलिटी कोएफिशिएंट कहते हैं। दिस इज द ट्रू स्ट्रेन कॉरेस्पॉन्डिंग टू फ्रैक्चर इन वन रिवर्सल। ठीक है, द प्लास्टिक स्ट्रेन लाइन बिगिंस एट दिस पॉइंट। तो और ऑब्वियसली ये प्लास्टिक स्ट्रेन, इसके अंदर एक बहुत बड़ा कंपोनेंट प्लास्टिक स्ट्रेन का, टोटल स्ट्रेन जो होती है वो हमेशा इलास्टिक प्लस प्लास्टिक स्ट्रेन होती है। ये देखें ना, ये आपका स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है ना, तो इसमें ये वाली इलास्टिक स्ट्रेन है और ये वाली प्लास्टिक स्ट्रेन है। तो टोटल स्ट्रेन इलास्टिक और प्लास्टिक का कॉम्बिनेशन होती है, उनको सम करने से निकलती है, और ये वो स्ट्रेन की वैल्यू है जिसके ऊपर फ्रैक्चर अकर हो गया। जो लीनियर रीजन होता है उसके अंदर आपको पता है कि स्ट्रेस इज इक्वल टू ई एप्सिलॉन होता है, यानी एप्सिलॉन यानी स्ट्रेन इज सिग्मा ओवर ई। अच्छा, अब ये जो लीनियर दूसरा ये जो पॉइंट है सिग्मा प्राइम एफ ओवर ई, ये क्या चीज है? तो इसमें सिग्मा ई तो ऑब्वियसली यंग्स मॉडुलस है, सिग्मा प्राइम एफ क्या है जी? इसको कहते हैं फटीग स्ट्रेंथ कोएफिशिएंट सिग्मा प्राइम एफ। दिस इज द ट्रू स्ट्रेस corresponding to fracture in one reversal, यानी it is the true stress corresponding to fracture in one reversal, यानी यहाँ पे जो स्ट्रेस आई है फ्रैक्चर के लिए, ये सिग्मा प्राइम एफ, ये एप्सिलॉन प्राइम एफ है, और ये वाली जो है ये सिग्मा प्राइम एफ है, क्योंकि ये वो स्ट्रेस की वैल्यू है जिसपे जो है वो अकर हुई है आपकी फेलियर। अब मैंने एक ये प्लास्टिक स्ट्रेन लाइन तो यहां से मैंने ड्रॉ कर है, that would start from sigma prime f divided by e। ठीक है, e से क्यों डिवाइड किया? क्योंकि मैं इलास्टिक लाइन की बात कर रहा हूं। इलास्टिक लाइन आपकी चूंकि इलास्टिक रीजन के अंदर ये वाला रिलेशनशिप फॉलो हो रहा होता है, एप्सिलॉन इज इक्वल टू सिग्मा ओवर ई। तो बेसिकली जब मैंने स्ट्रेस की वैल्यू का है वो वाली है जो कि जिसके ऊपर फ्रैक्चर अकर हो रहा है, तो वो इधर ये वाली वैल्यू आ जाएगी सिग्मा प्राइम एफ ओवर ई। ऑब्वियसली दिस विल बी अ लॉट स्मॉलर, क्योंकि ये बेसिकली मैं इसी लाइन को एक्सटेंड कर रहा हूं यहां तक, तो आपकी स्ट्रेन जो है वो बहुत छोटी है। मैं इसको थोड़ा सा अगर बड़ा करके ड्रॉ करूं तो आपको शायद बेहतर समझ आ जाए। मैं लेट मी just make a new slide। तो अगर आप अब मैं स्टैटिक लोड वाला कर्व इसलिए बना रहा हूं क्योंकि हम पहले साइकिल के अंदर ही फेलियर की बात कर रहे हैं। तो आपके पास ये लीनियर रीजन है, उसके बाद डक्टाइल मटेरियल का ये प्लास्टिक रीजन है। ठीक है, फर्स्ट साइकिल के अंदर ही मटेरियल फेल हो गया, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो स्ट्रेन है उसको एप्सिलॉन प्राइम एफ कह रहा है।
फर्स्ट साइकिल के अंदर मटेरियल फेल हो गया, जिस स्ट्रेन की वैल्यू पे हुआ है वो एप्सिलॉन प्राइम एफ है, और जिस स्ट्रेस पे हुआ है दैट इज सिग्मा प्राइम एफ। ठीक है, तो जो आपकी प्लास्टिक लाइन है वो एप्सिलॉन प्राइम एफ से स्टार्ट हो रही है यहां से, और जो इलास्टिक लाइन है उसके लिए वो कहता है जी स्ट्रेस की जो वैल्यू थी सिग्मा प्राइम एफ उसको मैं ई से डिवाइड कर दूं, यानी मैं इस पॉइंट पे पहुंचूं, ई से डिवाइड कर रहा हूं तो ई तो इसी की स्लोप थी, और फिर देख लूं कि इधर क्या वैल्यू थी स्ट्रेन की, दैट इज सिग्मा प्राइम एफ ओवर ई। तो आपकी इलास्टिक लाइन इस पॉइंट से शुरू हो रही है, ये देख सिग्मा प्राइम एफ ओवर ई। ऑब्वियसली उससे बहुत छोटी वैल्यू है, जैसे कि आप इधर देख सकते हैं सिग्मा प्राइम एफ ओवर ई एप्सिलॉन प्राइम एफ से बहुत छोटी वैल्यू। तो ये मेरी प्लास्टिक स्ट्रेन लाइन होगी, ये इलास्टिक स्ट्रेन लाइन होगी। आगे क्या है जी, अगली चीज है फटीग डक्टिलिटी कोएफिशिएंट एक्सपोनेंट सी। दिस इज द स्लोप ऑफ द प्लास्टिक स्ट्रेन लाइन। यानी आप क्या कर रहे हैं, बेसिकली आप स्ट्रेस को कम कर रहे हैं, या स्ट्रेस को कम करने से स्ट्रेन भी कम हो जाएगी, लेकिन है आप प्लास्टिक रीजन में, और स्ट्रेन कम होने से आपके नंबर ऑफ साइकिल्स बढ़ जाएंगे। अब आप ज्यादा नंबर, मसलन आपने अगर इतनी स्ट्रेन लगाई है तो आप 100 साइकिल्स के बाद फ्रैक्चर की तरफ जाएंगे, सॉरी 10 साइकिल्स के बाद। अगर आपने इतनी स्ट्रेन लगाई है तो आप 100 साइकिल्स के बाद जाएंगे फ्रैक्चर में, अगर इतनी लगाई है तो 1000 साइकिल्स के बाद जाएंगे। ठीक है जी, तो दिस इज वन थिंग। इस लाइन, ये जो इन पॉइंट्स को ज्वाइन करने से जो लाइन बनती है, इसकी जो स्लोप होती है उसको सी कहते हैं, सी, एंड इट इज कॉल्ड फटीग डक्टिलिटी एक्सपोनेंट। इसी तरह जब आप ये वाली स्ट्रेन लगाते हैं, इस वैल्यू की स्ट्रेन, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो इलास्टिक कंपोनेंट होता है, क्योंकि स्ट्रेन जो है उसका एक कुछ इलास्टिक कंपोनेंट है और कुछ प्लास्टिक कंपोनेंट है, तो वो जो इलास्टिक कंपोनेंट है उसका वो कैसे निकलता है, स्ट्रेन को ई से डिवाइड करके, इस स्ट्रेस को, इस स्ट्रेन के पॉइंट के कॉरेस्पॉन्डिंग जो स्ट्रेस लग रही है उसको मैं ई से डिवाइड करूंगा तो मैं इस पॉइंट पे पहुंच जाऊंगा। ठीक है, इस तरह करते करते मैं जो लाइन ड्रॉ करूंगा, ठीक है, वो इलास्टिक स्ट्रेन लाइन होगी, और इसकी स्लोप को बी कहते हैं, which is fatigue strength exponent B। अब अच्छा, और टोटल स्ट्रेन जो है आपको पता है कि इलास्टिक स्ट्रेन प्लस प्लास्टिक स्ट्रेन होती है, क्योंकि आप जब भी देखते हैं तो ये इलास्टिक स्ट्रेन है, सॉरी, और ये प्लास्टिक स्ट्रेन है, तो टोटल स्ट्रेन इलास्टिक प्लस प्लास्टिक होती है। इसी तरह अगर आप इस तरीके से स्ट्रेन अप्लाई कर रहे हैं, यानी डेल्टा एप्सिलॉन अप्लाई कर रहे हैं, रेंज ऑफ स्ट्रेन अप्लाई कर रहे हैं, जैसे कि हमारे केस में क्योंकि हम एक साइक्लिक लोड की बात कर रहे हैं, तो स्ट्रेन भी साइक्लिक होगी, स्ट्रेन भी उसका एक रेंज होगी, तो फिर हम कहेंगे जी डेल्टा एप्सिलॉन ई प्लस डेल्टा एप्सिलॉन पी। अब डेल्टा एप्सिलॉन ई और डेल्टा एप्सिलॉन पी जो हैं, ये दो, सॉरी, ये लाइन है और ये नीचे वाली लाइन है। ये जो ऊपर वाली लाइन है ये टोटल स्ट्रेन के जब इन दोनों को ऐड करते हैं, ठीक है, तो इसको अभी छोड़ दें टोटल स्ट्रेन को। आपने क्या करना है, इलास्टिक स्ट्रेन लाइन और प्लास्टिक स्ट्रेन लाइन, ये दोनों स्ट्रेट लाइंस हैं, इनकी इक्वेशंस लिख लेनी है, लेकिन याद रखें कि ये लॉग लॉग ग्राफ है। ठीक है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, जो स्ट्रेट लाइन होती है आपने एक्चुअली दोनों साइड्स का लॉग लेना है। तो लॉग लेने से जो आपकी इक्वेशन बनेगी डेल्टा एप्सिलॉन ई की, फॉर एग्जांपल डेल्टा एप्सिलॉन ई वुड बी सिग्मा प्राइम एफ ओवर ई, ये इसका क्या है, y इंटरसेप्ट है, c है, इनटू 2n, ये x है, रेज टू द पावर b, ये स्लोप है। ठीक है,
यानी अगर आप cx रेज टू द पावर m y जो है इसका अगर आप इस पूरी दोनों साइड्स का अगर आप एंटी लॉग लें तो आपके पास y इज इक्वल टू mx प्लस c ही निकल आती है. सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन इन लॉगरिथमिक ग्राफ्स. तो इसी तरह जो इलास्टिक लाइन है उसके अंदर इसकी जगह एप्सिलॉन प्राइम एफ आ जाएगा क्योंकि उसका y इंटरसेप्ट एप्सिलॉन प्राइम एफ था. ये देखें, इसका y इंटरसेप्ट एप्सिलॉन प्राइम एफ है और इसका y इंटरसेप्ट सिग्मा प्राइम एफ ओवर ई है. सो आपके पास इसकी और इसकी स्लोप c है. सो एप्सिलॉन प्राइम एफ 2n रेज टू द पावर c आ जाएगा. ठीक है, ये है जनाब आपकी प्लास्टिक स्ट्रेन लाइन की इक्वेशन और इलास्टिक स्ट्रेन लाइन की इक्वेशन. और टोटल स्ट्रेन कितनी होती है इन दोनों को ऐड करने से निकलती है. सो टोटल स्ट्रेन एम्पलीट्यूड या टोटल स्ट्रेन जो है उसकी ये इक्वेशन आ गई. दिस इज नोन एज मेंसन-कॉफिन रिलेशनशिप. सिग्मा प्राइम एफ ओवर ई 2n रेज पावर b प्लस एप्सिलॉन प्राइम एफ 2n रेज टू द पावर c. अब इसके अंदर सिग्मा प्राइम एफ जी जी सर ये काइंडली दोबारा एक्सप्लेन कर दें कि ये नीचे ई क्यों डिवाइड हुआ है और दूसरे में क्यों नहीं डिवाइड हुआ, वो समझ नहीं आया था सर. इसमें हाँ सर जी सर ये दोनों नहीं सर जो नेक्स्ट इक्वेशन जी जी सर ये यही है ना, ये y इंटरसेप्ट है ना इस इक्वेशन के, यहां से ही आए हैं जी सर. अब इसमें ये दोनों स्ट्रेन लाइंस हैं, ये याद रखें. ये दोनों क्या हैं? स्ट्रेन लाइंस हैं. एक प्लास्टिक स्ट्रेन की लाइन है, एक इलास्टिक स्ट्रेन की लाइन है. तो फेलियर जिस पॉइंट पे अकर हुआ था वो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होने के बाद अकर हुआ था. उस पॉइंट पे जितनी स्ट्रेन थी यानी फ्रैक्चर के टाइम पे जितनी स्ट्रेन थी, ये वाला पॉइंट जो है फ्रैक्चर के वक्त जो स्ट्रेन थी, दैट इज एप्सिलॉन प्राइम एफ. तो आपकी प्लास्टिक स्ट्रेन की लाइन यहां से शुरू हो रही है क्योंकि जब आप इतनी स्ट्रेन लगाते हैं तो वो 10 रेज टू द पावर 0 यानी फर्स्ट साइकिल के अंदर फेल कर जाता है. ठीक है जी, इतनी बात समझ आ गई? जी सर समझ आ गई. अच्छा, अब दूसरा पॉइंट है इलास्टिक स्ट्रेन का. इलास्टिक स्ट्रेन लाइन कहां से शुरू करूं मैं? ठीक है, इलास्टिक स्ट्रेन तो खत्म हो रही है इस पॉइंट पे, यहां पे इलास्टिक स्ट्रेन खत्म हो जाती है, यहां से आगे प्लास्टिक स्ट्रेन है. जिस पॉइंट के ऊपर फेलियर अकर होता है मैं उस पॉइंट के कॉरेस्पॉन्डिंग इलास्टिक स्ट्रेन निकालना चाहता हूं. अब जिस पॉइंट पे फेलियर अकर हुआ है वहां पे स्ट्रेन तो मुझे पता है एप्सिलॉन प्राइम एफ थी, लेकिन इसके अंदर प्लास्टिक स्ट्रेन का बहुत बड़ा कंपोनेंट था. मैं उसके अगेंस्ट स्ट्रेस निकालता हूं, सिग्मा प्राइम एफ है स्ट्रेस. और आपको पता है इलास्टिक रीजन के अंदर सिग्मा इज इक्वल टू सॉरी मैं स्ट्रेन निकाल रहा हूं ना, स्ट्रेन की लाइन में स्ट्रेन इज इक्वल टू सिग्मा ओवर ई, ऐसे ही है ना? जी सर. तो बेसिकली मैंने जो इलास्टिक रीजन शुरू करना है उसके लिए मैंने कहा जी मैंने स्ट्रेस ले लिया है जिसके ऊपर फेलियर अकर हो रहा है विच इज सिग्मा प्राइम एफ, और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो स्ट्रेन होगी दैट वुड बी सिग्मा प्राइम एफ ओवर ई. क्योंकि इलास्टिक रीजन मैंने इलास्टिक स्ट्रेन की लाइन मैंने लगानी है, इसलिए मैंने इलास्टिक स्ट्रेन का जो रिलेशनशिप है वो यूज कर लिया. इलास्टिक रीजन में यही रिलेशनशिप है ना, स्ट्रेन इज स्ट्रेस ओवर यंग्स मॉडुलस. ठीक है सर समझ आ गया, थैंक यू. इसलिए मैंने इलास्टिक लाइन यहां से शुरू किया सिग्मा प्राइम एफ ओवर ई. तो ये दोनों लाइंस की इक्वेशन है. सिग्मा ये प्लास्टिक स्ट्रेन लाइन की इक्वेशन है, ये इलास्टिक स्ट्रेन लाइन की इक्वेशन है. दोनों को ऐड करूंगा तो टोटल स्ट्रेन आ जाएगी. तो टोटल स्ट्रेन की ये इक्वेशन है. अब इसके अंदर अगर आपको सिग्मा प्राइम एफ की वैल्यू पता हो, एप्सिलॉन प्राइम एफ की पता हो, ठीक है, और बी की वैल्यू पता हो और सी की वैल्यू पता हो, ये मटेरियल कांस्टेंट्स है, ठीक है, तो फिर आप गिवन स्ट्रेन के लिए नंबर ऑफ साइकिल्स निकाल सकते हैं या नंबर ऑफ साइकिल्स के लिए स्ट्रेन निकाल सकते हैं कि इतने नंबर ऑफ साइकिल्स पे स्ट्रेन कहां तक जाएगी, उसकी क्या वैल्यू बनेगी. ठीक है जी, तो दिस इज अ रिलेशनशिप बिटवीन स्ट्रेन एंड नंबर ऑफ साइकिल्स या लाइफ और नंबर ऑफ साइकिल्स के दरमियान स्ट्रेन.
अब कहता है जी सम वैल्यूज ऑफ द कोफिशिएंट एंड एक्सपोनेंट्स आर लिस्टेड इन टेबल A-23। अगर मैं बुक खोल के जरा देख लेते हैं टेबल A-23 में क्या गिवन है। ज्यादा आगे चला गया। ये टेबल A-25 है, टेबल A-24, दिस इज टेबल A-23। ठीक है, अब इसके अंदर ये मुख्तलिफ टाइप्स के प्रॉपर्टीज हैं। ये स्टील है, ये मसलन ये 10 आपको नजर आ रहा होगा, ये 1020 स्टील है। ठीक है, इस 1020 स्टील के अंदर हार्डनेस दी हुई है 108 विच इज फाइन, टेंसाइल स्ट्रेंथ दी हुई है, रिडक्शन इन एरिया यानी डक्टिलिटी दी हुई है, सॉरी टेंसाइल स्ट्रेंथ और ये रिडक्शन इन एरिया दिया हुआ है। फिर आप और ऊपर जाएं, सॉरी हाँ, तो ये ट्रू स्ट्रेन एट फ्रैक्चर एप्सिलॉन एफ, ट्रू स्ट्रेन एट फ्रैक्चर यानी एप्सिलॉन एफ। जो हमारा मेंसन कॉफिन रिलेशनशिप क्या था, वो था डेल्टा एप्सिलॉन बाय 2 इज इक्वल टू क्या है जी, एप्सिलॉन प्राइम एफ 2n रेज टू द पावर b प्लस सिग्मा प्राइम एफ ओवर e 2n रेज टू द पावर c। ठीक है, अब देखें इसके अंदर जो जो चीजें चाहिए आपको, यंग्स मॉडुलस चाहिए, वो इधर गिवन है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ये गिवन है। ट्रू स्ट्रेन एट फ्रैक्चर एप्सिलॉन प्राइम एफ चाहिए, वो इधर गिवन है। फटीग स्ट्रेंथ कोएफिशिएंट सिग्मा प्राइम एफ ये चाहिए आपको, वो ये गिवन है। ठीक है, और बी और सी चाहिए, फटीग स्ट्रेंथ एक्सपोनेंट और फटीग डक्टाइल एक्सपोनेंट, ये बी और सी गिवन है। और ये एप्सिलॉन प्राइम एफ सॉरी ये गिवन है, ये नहीं है। ठीक है, तो आपके पास बी सी ई सिग्मा प्राइम एफ एप्सिलॉन प्राइम एफ सारी वैल्यूज जो है ये टेबल A-23 में गिवन है। नाउ ऑल यू हैव टू डू इज कि आपको अगर नंबर ऑफ साइकिल्स दिए हैं तो इस इक्वेशन के थ्रू आप डेल्टा एप्सिलॉन निकाल सकते हैं, और अगर डेल्टा एप्सिलॉन गिवन है तो आप नंबर ऑफ साइकिल्स निकाल सकते हैं। तो आई होप जी क्लियर है आपको। ठीक है, इधर हम अब एक ब्रेक कर लेते हैं 5 मिनट की, और ब्रेक के बाद फिर लीनियर इलास्टिक फ्रैक्चर मैकेनिक्स मेथड को शुरू करते हैं। कोई क्वेश्चन है तो बताइए। रिकॉर्डिंग में अभी बंद कर देता हूँ।